Hello and welcome to CVR News Network. You are watching CVR English and these are the details of the inside news. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath provided an update on the situation in Prayagraj following the stampede during the Mahakumbh. He stated that around 8 to 10 crore devotees were present in the city, causing a continuous pressure on the movement towards the Sangam Nose. A few devotees were injured when they attempted to cross barricades on Akhara Marg and they've been shifted to hospitals for medical treatment. Adityanath assures that the situation was under control, although the crowd remained massive. He mentioned that the Prime Minister has assessed the situation multiple times, while Union Home Minister Amit Shah and Governor Anandiben Patel were also receiving updates. The saints of various akhadas requested devotees to take a holy dip at nearby ghats, reducing the congestion at the Sangam Nose. CM Adityanath urged devotees not to pay attention to rumors and confirmed that special trains has been arranged by the railways for the devotees to return to their destinations. प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुजनों के सकुशल स्नान करने, प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण Shiv Sena MP Sanjay Raut expressed concern over the stampede at the Mahakumbh, stating that the event is a matter of faith for millions of devotees. He questioned the arrangements made for the pilgrims, highlighting the women were forced to sleep on the roads. Raut compared the current situation to the arrangements made during the Akhilesh Yadav's tenure, which he claimed were the best. He further criticized the impact of the visits by union ministers and VIPs, stating that they put unnecessary pressure on the system. Raut also expressed his belief that the administration was responsible for the details of more than 10 people in the stampede. बोलिए। कल जिस तरह से भगदड़ मची है, 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहें? प्रयागराज में जो कुंभ चल रहा है उसमें भारी संख्या में लाखों लोग आ रहे हैं। बीजेपी के लोग करोड़ों की बात करते हैं, वो मार्केटिंग है। करोड़ों लोग लाने की कोशिश है, ये उनकी प्रचार यंत्रणा है। करोड़ों लोगों को लाओ, आइए 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 और हमारा काम देखिए, ये उनका एक प्रचार का तरीका है, इवेंट है। कुंभ कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं है, कुंभ श्रद्धा का विषय है। करोड़ों लोग अगर आप वहां लाते हैं, बुलाते हैं, तो उनकी व्यवस्था क्या है? लोग सड़क पर बैठे हैं, महिलाएं सड़क पर सोई है। मैंने उनकी रिएक्शन देखी है कि क्या है कुंभ में। लोग अभी भी अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में जो कुंभ हुआ था उसकी याद निकालते। वो व्यवस्था सर्वोत्तम व्यवस्था थी अखिलेश यादव जी की। आज भी मैं बात करता हूं लोगों से तो बोलते नहीं, हम उस बार भी आए थे जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त सर्वोत्तम व्यवस्था रही। लेकिन आज आप लाखों करोड़ों लोग
आते हैं, दर दिन आंकड़े देते, आज 3 करोड़ आ गए, आज 4 करोड़ आ गए, आज 15 करोड़ आ गए। व्यवस्था क्या है? वीआईपी आते हैं, हमारे रक्षा मंत्री आकर गए, एक दिन तक पूरा घाट बंद रहा, वहां गृह मंत्री आ गए, पूरा प्रयागराज बंद रहा। केंद्रीय मंत्री आते हैं तो पूरा एरिया बंद होता है, तो उससे भी प्रेशर आता है ना व्यवस्था के ऊपर, और भीड़ बढ़ जाती है, तो ये भगदौड़ हुई है। 10 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत है। मैं मानता हूं ये प्रशासन ने की हुई हत्या है, जिसे हम निर्दोष मनुष्यवध, सदोष मनुष्यवध कहते हैं। तो आप किसको जवाबदेही आप मानेंगे? महाराष्ट्र में, मुंबई में कोविड काल में, चाहे कोविड सेंटर हो, चाहे खिचड़ी का डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसमें आप जवाब मांगते हो क्या किया आपने? तो हमारा सवाल है, कुंभ के व्यवस्था में ये जो चूक हुई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार? 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हुआ है, 10,000 करोड़ से भी ज्यादा। कहां गया पैसा? व्यवस्था अगर होती तो ये लोग नहीं मर जाते, सैकड़ों लोग जख्मी हुए, आज इंजर्ड हुए। तो ये अव्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी उस माध्यम से राजनीतिक प्रचार कर रही है, कुंभ की मार्केटिंग का फायदा उठाकर चुनाव लड़ना चाहती है। ये कोई श्रद्धा नहीं है उनकी, ये राजनीति है। हर जगह पर राजनीति करते हैं और लोग अपने जान को खो बैठते हैं। कहीं ना कहीं स्टेट डिपार्टमेंट हो या सेंट्रल फेल्योर हो, सभी जिम्मेदार है ना, सभी जिम्मेदार है। ये वीआईपी लोग दर दिन जाते हैं, वीवीआईपी, उनके लिए पूरा प्रयागराज बंद किया जाता है, पूरा घाट, गंगा का पूरा घाट बंद किया जाता है प्रयागराज में। वीआईपी, सभी वीआईपी के लोगों को एक दिन रखना चाहिए, यही दिन आपको आना है, उस दिन और कोई नहीं जाएगा। देवेंद्र फडणवीस जी दिल्ली जा सर, प्रयागराज बोलिए। में कल जिस तरह से भगदड़ मची है, 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? क्या कहेंगे? प्रयागराज में जो कुंभ चल रहा है, उसमें भारी संख्या में लाखों लोग आ रहे हैं। बीजेपी के लोग करोड़ों की बात करते हैं, वो मार्केटिंग है। करोड़ों लोग लाने की कोशिश है, ये उनकी प्रचार यंत्रणा है। करोड़ों लोगों को लाओ, आइए 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 और हमारा काम देखिए, ये उनका एक प्रचार का तरीका है, इवेंट है। कुंभ कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं। BJP MP Dr. Radha Manohar Das Agarwal shared updates on the meeting regarding the JPC on the Waqf Amendment Bill 2024, stating that the report on the bill was adopted with a 14-11 vote. He mentioned that various political parties have submitted their dissent notes. Dr. Agarwal also added the report would be submitted to the Speaker the following day. Commenting on the role of the opposition, he remarked that it was in their nature to oppose the work done by the government. क्या हुआ उसमें, जरा उसके बारे में बताएं। 14-11 के मार्जिन से माननीय जेपी के सदस्यों ने इस रिपोर्ट को अडॉप्ट कर लिया। कुछ छोटे मोटे अमेंडमेंट्स हुए, बल्कि बहुमत के आधार पर इसका अडॉप्शन हो गया। विभिन्न पार्टियों ने अपने डिसीजन दिए हैं या अभी 4 बजे तक अपने डिसीजन देने का। तो सर, क्या आज ये रिपोर्ट स्पीकर को सौंपी जाएगी? कल सौंपी जाएगी। अब विपक्षी दलों का क्या रुख रहा है इस पे? अब वो विपक्षी दल हैं, उनका काम है, सरकार जो भी अच्छे काम करे, राष्ट्रहित में काम करे, समाज निर्माण के काम करे, सकारात्मक कदम उठाए, देश में एकता और अखंडता स्थापित करे, उसका विरोध करना उनका काम है। ये उनके डीएनए का हिस्सा है, उन्होंने अपना काम किया है। आपको लगता है इस सेशन में इस रिपोर्ट को टेबल करके इस बिल को दोबारा ये अधिकार इस कमेटी का नहीं है। हमने रिपोर्ट बना करके दे दी है, स्पीकर महोदय उसको सदन में प्रस्तुत करना चाहिए। बाकी कब इस पर बहस होगी ये हम नहीं बता सकते। क्या हुआ उसमें, जरा उसके बारे में बताएं। 14-11 के मार्जिन से माननीय जेपी के सदस्यों ने इस रिपोर्ट को अडॉप्ट कर लिया। कुछ छोटे मोटे अमेंडमेंट्स हुए, बल्कि बहुमत के आधार पर इसका अडॉप्शन हो गया। विभिन्न पार्टियों ने अपने डिसीजन दिए हैं या अभी 4 बजे तक अपने डिसीजन देने का। तो सर, क्या आज ये रिपोर्ट स्पीकर को सौंपी जाएगी? कल सौंपी जाएगी। अब विपक्षी दलों का क्या रुख रहा है इस पे? अब वो विपक्षी दल हैं, उनका काम है, सरकार जो भी अच्छे काम करे, राष्ट्रहित में काम करे, समाज निर्माण के काम करे, सकारात्मक कदम।
DMK MP A. Raja criticized adoption of the draft report on the Waqf Amendment Bill 2024 by the Joint Parliamentary Committee, calling it a rushed process. He pointed out that the draft report was sent to members at 9:50 p.m. the previous night, leaving them with little time to review it and submit a dissent note. Raja questioned the expectation that MPs could provide a well-considered response overnight, highlighting the concerns over political procedure, fairness in the committee's decision-making process. As usual, in hurried manner, the draft report has been adopted in the ratio of 16:11. Last night by 9:50, we received the draft report. How chairman expected that within overnight we can give the dissent note. In spite of that, we worked something and we submitted our dissent note. Some of the people yet to submit the dissent note. I think that we know that government will not hear our dissent note. All these documents were properly, legibly and diligently filed by us, not for this JPC, it is meant for Supreme Court. As usual, in hurried manner, the draft report has been adopted in the ratio of 16:11. Last night by 9:50, we received the draft report. How chairman expected that within overnight we can give the dissent note. In spite of that, we worked something and we submitted our dissent note. Some of the people yet to submit the dissent note. I think that we know that government will not hear our dissent note. All these documents were properly, legibly and diligently filed by us, not for this JPC, it is meant for Supreme Court. As usual, in hurried manner, the draft report has been adopted in the ratio of 16:11. Last night by 9:50, we received the draft report. How TMC MP Kalyan Banerjee strongly opposed the adoption of the draft report on the Waqf Amendment Bill 2024 by the Joint Parliamentary Committee, stating that he had submitted his dissent note. He highlighted that 656-page draft report was sent to the members at 7:55 p.m. on the previous day, leaving a little time for the proper review. Banerjee criticized the report's observations and recommended as wholly perverse, emphasizing that the statements of the victims and deliberations of the committee members were ignored. He questioned why the views of the stakeholders, which were expressed during the discussions, did not appeal to the chairman. Calling the JPC proceedings a mockery, he asserted that all other perceptions had been completely disregarded. I have given my dissent note. On behalf of Trinamool Congress, both myself and Mr. Nazimullah, both have given the dissent note containing 32 pages. We have received the 653 pages draft yesterday around 7:55. We have given the dissent note. We have looked into this since we have given the historical background, etc. But interestingly, what we have seen is this report, the observation and recommendation of the committee are wholly perverse. Perverse why? Number one, statements of the witnesses have not been taken into consideration. What we have said during the course of the deliberation, that have not been taken into consideration. There is no reason as such, excepting what has been stated by the central ministry, by the ministry that has been quoted. Now the question therefore arises is whether the stakeholders' view or our view which we have expressed or the witnesses' view which have been expressed time to time, whether that, why did it not appeal to the chairman? That reason has not been given. According to me, the JPC proceeding has been turned into a mockery, and this is absolutely JPC proceeding. I do not know why this JPC proceeding has begun comments when they would come to the only afford the view of the minority ministry itself. All other views have been totally ignored. In the report itself, they have quoted the names, who are the stakeholders, who are the evidences have been given, that have been quoted. But point is this, quoting of the names of the witnesses or quoting of the names of the stakeholders are not sufficient for the purpose of making this recommendation by the JPC. The committee was duty bound to consider
each and every statements of the witness and also statements made by us, and why our statements and the witnesses' statements did not appeal to the mind, that reason has to be given. That reason has not been given. The report itself indicates that it was the predetermined mind of the majority members to bring this report. Whole entire thing for last 8 months which have been done, unnecessary money has been spent from the exchequer. It is exchequer. What is the use of it for doing? It could have discussed there and they could have done it. I have given my dissent note. On behalf of Trinamool Congress, both myself and Mr. Nazimullah, both have given. Shiv Sena UBT MP criticized amendments in the Waqf Amendment Bill 2024, stating that they are against the Constitution. He emphasized that opposition parties, including his own, have submitted the dissent rolls in protest. Highlighting concerns over the proposed changes, he pointed out that the amendments lacked consensus and were being opposed collectively by the opposition members in the Joint Parliamentary Committee. पहली बात ऐसी है कि हमने जो बाहर फैलाया जा रहा है उससे जरा सावधान रहिए। हमने डिसेंट नोटिस लिए दिए कि संविधान के खिलाफ ये इन्होंने जो अमेंडमेंट किए हुए हैं, संविधान में धारा 26 है, धारा 25 है, धारा 36 है, उसके खिलाफ सारे प्रावधान इसमें किया गया है। हमें तो इस बात का डर लगता है कि भाई जब आप वक्फ बोर्ड पे कहते हो, कल तक चुनाव से वक्फ बोर्ड पे लोग आते थे, अब चुनाव हटा रहे हो और वहां से नॉमिनेट करेंगे, कौन करेगा? केंद्र सरकार। जो केंद्र सरकार इलेक्शन कमीशन के बारे में कानून बदल सकती है, नियम बदल सकती है, वो यहाँ करेंगे, क्या करेंगे समझ में नहीं आता आपको। तो फिर क्या हो गया? अब मुझे तो डर है हमारे हिंदुओं का। हिंदू एंडोमेंट जो एक्ट है उस कानून में प्रावधान है, हिंदुओं के मंदिर में जितने भी कानून है उस कानून में लिखा हुआ है बगैर हिंदू उसके ऊपर कोई भी ट्रस्टी या चेयरमैन नहीं रहेगा। तो वही प्रावधान यहाँ उल्टा क्यों किया आपने कि मुसलमान के उस वक्फ बोर्ड पे 2 गैर मुस्लिम हो जाएंगे? इसका मतलब क्या है? कल को आप हमारे हिंदू के मंदिर पे भी कहेंगे, अगर आप संविधान को मानते हो, पैरिटी रखने की बात आएगी, सभी को समान कानून लाने की बात करते हो ना, यूसीसी की बात करते हो ना, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? कल को कहेंगे हमारे हिंदू मंदिर में भी गैर हिंदू अगर कोई जाए, हम हिंदू उसको मानेंगे नहीं, फिर उनके ऊपर जबरदस्ती क्यों? कब तक आप लोग को दूसरी बात, कलेक्टर को आपने निकाल के हायर डिसीजन करके जहां नहीं चाहिए वहां कलेक्टर बराबर रखा है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसीलिए हमने इनको खिलाफ है कि बिल के खिलाफ जो बात है ना कि जो संविधान ने हमारे धारा BJP MP Tejasvi Surya stated that the Joint Parliamentary Committee on the Waqf Amendment Bill 2024 has concluded its deliberations. He emphasized that the government's objective was to bring modernity, transparency and accountability to the management of the Waqf properties while preventing the abuse of the law by vested interests attempting to encroach on lands. According to him, these objectives were successfully met through the amendments in the final report accepted by the JPC. Acknowledging that the discussions were heated, he described the final report as a well-crafted document that empowers the Muslim community by ensuring much-needed accountability and transparency in the functioning of the Waqf Board. JPC on the Waqf Amendment Bill has concluded today. The intention of the government was to bring in modernity, transparency, accountability in the management of Waqf properties, and to also prevent the abuse of the law by the vested interests who were trying to encroach upon lands at the cost of social and communal harmony in the country. Both of these objectives have been met with the amendments that have been passed and the report that has been finally accepted by the JPC. Though the discussions were heated, the final report is a fine document that empowers the Muslim community, the donors who make the waqfs,
by bringing in much needed accountability and transparency in the dealing of the Waqf boards. In addition to that, the fears that many sections of society had about the abuse of certain provisions of the Waqf Act has also been allayed by balancing those provisions. I think this is a very important moment in the country's history, and I'm extremely grateful that I had an opportunity. Bihar's Deputy Chief Minister Samrat Chaudhary expressed confidence that BJP will win the Delhi election, stating this time the lotus will bloom in Delhi. He criticized the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal for insulting the people of Purvanchal, calling them fake, and suggested the people would seek revenge for this. Chaudhary also accused Kejriwal of making arrangements to supply liquor in the region, but predicted that the public would ultimately reject such tactics. वहाँ पर प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी दोनों इसकी पूरी समीक्षा कर रहे हैं और सभी से शांति बनाने के लिए अपील भी किया गया। इस बार देखिए दिल्ली में कमल खिलेगा। वहाँ केजरीवाल ने जिस तरह पूर्वांचल के लोगों को बेइज्जत करने का काम किया, फर्जी कहा, वहाँ के लोग बदला लेंगे। और साथ ही साथ वहाँ जो शराब पिलाने की पूरी व्यवस्था केजरीवाल ने किया है, उस पूरे को जनता नकारने का काम करेगी। इसलिए दिल्ली में इस बार सिर्फ और सिर्फ कमल खिलने वाला है। ये क्या कहेंगे वहाँ पर प्रधानमंत्री JPC on Waqf Amendment Bill Chairman Jagadambika Paul stated that 656-page JPC report has been circulated to all the members. He mentioned that committee would finalize and adopt the report based on the deliberations. He also said that today was an important day for the JPC on Waqf for two reasons. First, they would present and seek adoption of the report from the Speaker of the Lok Sabha. And second, the amendment bill would be adopted. Further explained that it is the members' right to support or the opposed bill. And once the report is adopted, the Speaker would proceed according to the procedure. आज हमने जो JPC की रिपोर्ट 509 पेजेस की तैयार की थी और अब वो 656 पेजेस की हो गई है, वो हमने सभी सदस्यों को सर्कुलेट कर दिया है। आज जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जितने डिलिब्रेशंस हुए और उसके आधार पे जो रिपोर्ट तैयार हुई, आज उसको फाइनली हम अडॉप्ट करेगी हमारी कमेटी JPC। और जो उस दिन क्लॉज बाय क्लॉज उनमें संशोधन था और जिसको फिर JPC ने वोटिंग और बहुमत के आधार पे अडॉप्ट किया था, वो रिवाइज बिल को भी आज हम उसको JPC के समक्ष रखेंगे। तो आज एक तरह से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ के सामने दो महत्वपूर्ण है कि पूरी JPC की जो प्रोसीडिंग्स हुई इस कमेटी के गठन के बाद आज तक, उसके आधार पे जो रिपोर्ट्स हमको स्पीकर साहब को सबमिट करना है, वो फाइनली आज हम रिपोर्ट प्रस्तुत करके अडॉप्ट कराएंगे और जो अमेंडेड रिवाइज बिल होगा उसको JPC के सामने प्रस्तुत करके अडॉप्ट कराएंगे। सांसद इसका विरोध कर रहे थे, तो क्या अडॉप्ट हो जाएगा उनके विरोध के बावजूद? देखिए, अधिकार है उनका विरोध करने का, किसी भी सदस्य का समर्थन करने का, और अगर ऐसा होगा तो उसमें फिर हमें फिर पुट टू वोट करना पड़ेगा और फिर वोटिंग के आधार पे जो बहुमत की राय होगी उसको हम मानेंगे। अध्यक्ष जी को कब तक सर रिपोर्ट भेजी जाएगी? आज जैसे अडॉप्ट हो जाएगा, मैं स्पीकर साहब से तुरंत आग्रह करूंगा कि अब हमारी रिपोर्ट अडॉप्ट हो गई, हमारी अमेंडेड बिल हो गया है, तो वो जैसे समय देंगे हम। आज हमने जो JPC की रिपोर्ट 509 पेजेस की तैयार की थी और अब वो 600। SPMP Mohibullah Nadvi criticized the way discussions were conducted during the Joint Parliamentary Committee meeting on the Waqf Amendment Bill. He expressed that the manner in which the points were presented and the report adopted should not have been handled in that way. Nadvi stated that the opinions of the stakeholders and the people from across the country were neglected during the process. He also described the adoption of the report as illegal and unlawful, arguing that it opens the door for the state interference in the religious matters. आपका सर, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि JPC में जो चर्चा होनी चाहिए थी
और जिस चीज़ों को मलूज रखना चाहिए था वो नहीं रखा जा सका। जो स्टेक होल्डर्स आए थे, देश भर में जो दौरे किए थे, देश भर से जो ईमेल आए थे, उन सबको नज़रअंदाज करते हुए वोटिंग पर जो है वो अडॉप्ट की गई रिपोर्ट, और जो है वो जो गैर कानूनी है, गैर दस्तूरी है, अनलॉफुल है और डेमोक्रेटिक कल्चर के बिल्कुल मुताबिक नहीं है, बल्कि इससे जो है वो एक मजहब में दखलंदाजी का एक रास्ता खुल रहा है जो बहुत दुखदेह है और हानिकारक होगा आगे चल करके। उसकी वजह यह है कि हम तो पेरिटी चाहते हैं कि तमाम मज़ाहिब के लिए एक ऐसा कानून हो कि जिसमें जो है सबकी विशेषताएं जो हैं, उनकी सबकी अलग अलग जो खसूसियात हैं, आइडेंटिफिकेशन है, वो बाकी रहें। लेकिन इसमें पेरिटी नहीं है, बल्कि इसमें एक इम्तियाजी सलूक है, डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है इसमें। मुस्लिम्स के साथ में, मुस्लिम ला के साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो सिलसिला कब बंद होगा, ये समाजवादी पार्टी इसके लिए आवाज़ उठाती रहेगी कि इसको बंद होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन का, भेदभाव का जो एक मुस्लिम्स के लिए जो एक सिलसिला चल पड़ा है, समाजवादी पार्टी उसकी मुखालिफत कर रही है, करती रहेगी। ना है आपका सर, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि जेपीसी में जो चर्चा होनी चाहिए थी और जिस चीज़ों को मलूज रखना चाहिए था वो नहीं रखा जा सका। जो स्टेक होल्डर्स आए थे देश भर में। That's the end of the bulletin. Keep watching CVR News English.